नमस्कार दोस्तों, डीडी नेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसका टाइटल है इंडिया डिस्ड पाकिस्तान, इंडिया सेंड 20,000 मीट्रिक टन वीट टू अफगानिस्तान वाया चाबार पोर्ट, जो कि है ईरान में और ग्वादर के बिल्कुल बराबर में, उसी ग्वादर पोर्ट पर जिस पर चीन का कब्जा है। तो भाई देखते हैं कि इस बात पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या राय रख रही है। लेट्स स्टार्ट। सर, आपने खबर सुनी होगी कि इंडिया ने एक बार फिर से अफगानिस्तान को 20,000 टन गंदम भेजने का ऐलान किया है, लेकिन इस बार जो है गंदम भेजी जा रही है वो वाया पाकिस्तान नहीं, वाया ईरान भेजी जा रही है। क्या कहेंगे, क्या वजह है, इंडिया ने पाकिस्तान को डिश क्यों करवा दिया? इंतहाई अफसोसनाक खबर है, जहाँ पे आपका बॉर्डर शेयर करने वाला एक कंट्री जो कुरे अर्ज़ पे मौजूद है और उस तक आपकी रसाई तो खैर नहीं है, लेकिन सेकंड कंट्री भारत वो आपके ज़रिए अपने एक्सपोर्ट्स करता था अफ़गानिस्तान के अंदर। आज अगर पाकिस्तान के थ्रू इंडिया का ट्रेड अफ़गानिस्तान में नहीं हो रहा तो इसका नुकसान हमें है। इस तरह नहीं होता कि किसी कंट्री के अंदर, किसी मुल्क के अंदर कोई दूसरा मुल्क अपना सामान भेजे, वहाँ से वो मूव करवाए, एक रूट बना हो, उस रूट से जाए और उस मुल्क को पे ना करे। डेफिनेटली उसका रेवेन्यू हमें फ़ायदा था। जिस तरह होता है कि पाकिस्तान के अंदर पर कैपिटा इनकम जीडीपी को हम काउंट करते हैं, तो जीएनपी के अंदर हमेशा से वो उस पैसे को हम काउंट करते हैं जो मुल्क के बाउंड्री के बाहर से आती है। तो इसी तरह हमारे लिए एक नुकसान की बात है। अब दूसरी बात, अगर अफ़गानिस्तान का इंडिया के साथ रिलेशंस देखा जाए तो चाइना के साथ उनके बिल्कुल हैं, लेकिन उन्होंने ईरान के थ्रू बेहतरीन अपने ताल्लुकात बनाए हुए हैं। वो इस तरह है कि 2016 में नरेंद्र मोदी ने विज़िट किया हुआ था चाबहार ईरान में विज़िट करने के बाद 2017 में 85 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए चाबहार पे। अब देखें, अब देखें, आप हमेशा से अपने मुफाद को देखते हैं। आप ये नहीं देखते कि अगला मुल्क मेरे लिए क्या कर रहा है। अगर अगले मुल्क में इन्वेस्टमेंट से मुझे फ़ायदा है तो आपको 10 कदम आगे बढ़ के करना चाहिए। 16 में नरेंद्र मोदी ने विज़िट किया, 17 के अंदर नरेंद्र मोदी ने 85 मिलियन डॉलर लगा के वहाँ चाबहार की इन्होंने इनॉग्रेशन की। सिर्फ इस खातिर कि उसको पता है कि यहाँ से फ़ायदा किसको मिलना है। अब जब वो रूट बना तो पाकिस्तान का जो गवादर पोर्ट है उसमें और आपको जो चाबहार है इसमें सिर्फ और सिर्फ 72 किलोमीटर का टोटल फासला रास्ता है, लेकिन हम उनसे ताल्लुकात टाइज नहीं बना सके। इंडिया ने उठ के जाके उनके लिए इन्वेस्टमेंट किया, 85 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए, उनके लिए बना के दिया। अब ये भी सुनने में आ रहा है कोई 900 किलोमीटर का वो रेलवे ट्रैक भी बिछा रहा है इंडिया ईरान के अंदर। अब इन्वेस्टमेंट देखें कि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू देखें, इंडियन माइंडसेट देखें और हमारा माइंडसेट देखें। हम ये चाहते हैं कि ठीक है, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, उनके साथ आप कतई ताल्लुक़ी करके बैठ जाएं, उनके साथ दुश्मनी आप निभा रहे हैं। दूसरी तरफ आपका अफ़गानिस्तान है और कभी कभार इल्ज़ाम मुबैना तौर पे ये आते हैं कि जो भी पाकिस्तान के दहशतगर्दी हो रही है तो वो अफ़गानिस्तान से हो रही है। तो एक साइड पे हम इंडिया को साइड पे लगा रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात उनसे ख़राब हैं, दुश्मन है। दूसरी साइड पे अफ़गानिस्तान की हम बात करें तो उनके साथ हम ये चाह रहे हैं कि उनकी वजह से पाकिस्तान में दुश्मनी हो रही है या धमाके हो रहे हैं, तो हम उनके साथ भी ताल्लुकात बेहतर नहीं कर रहे हैं। अच्छी सोच, मुस्बित सोच रखने वाला मुल्क भारत, जिसका जो वज़ीर आज़म है, हम कहते हैं कि चाय वाला, यार अच्छी सोच रखने वाला चाय वाला भी चाय भी बेचे ना, कमाल की बेचेगा वो, ठीक है। अब एक चाय वाले ने ईरान के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की, रेलवे लाइन बिछा रहा है, ईरान के अंदर चाबहार जितना बड़ा प्रोजेक्ट दिया, उसका सिर्फ फेज़ 1 की मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने 85 मिलियन डॉलर्स दिए थे। अब आप सोचिए कि फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 में कितना इन्वेस्ट करेगा और रेवेन्यू उनको जनरेट हो रहा है कम से कम 23 मिलियन डॉलर्स और 10 साल के लिए लीज पे दिया हुआ है। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान को कितना नुकसान होने वाला है। इंडिया जो है वो ईरान के बॉर्डर, ईरान की बंदरगाहें यूज़ कर रहा है अफगानिस्तान तक अपना सामान पहुंचाने के लिए, अपनी इमदाद पहुंचाने के लिए। अब पाकिस्तान को इसका कितना लॉस होगा? अब आप खुद मुझे बताएं, जिस मुल्क के अंदर आपका टोटल जो स्टेट इनकम है, वो जो आपके स्टेट के पास टोटल पैसे हैं वो इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं है, और अगला मुल्क आपके मुल्क के थ्रू अपना रूट बना के दूसरे मुल्क तक अपना एक्सेस उसने बनाया हुआ है, तो वहाँ से आने वाला एक एक डॉलर आपके लिए महंगा है कि नहीं। तब ये नहीं होता कि उन्होंने 10 किलो बेचा हो या 20 किलो का बेचा हो और वो काम कर गया हो। तो इसमें हमेशा से आपके पास टनों में चला जाता है। जब टनों में चला जाए तो आप कोशिश करते हैं कि आप उनको सिक्योरिटी भी दें, क्योंकि आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो इसका इंडिया को तो फ़ायदा है ही है,
और दूसरा डायरेक्ट उनका ईरान के साथ फ़ायदा भी हो रहा है, ईरान के साथ एक नए रिलेशनशिप पैदा हो रहे हैं। और 90s में मैं आपको एक चीज़ ऐड करूँ, 1990 के अंदर इंडिया से लोगों को हायर किया हुआ था ईरान ने ताकि चाबहार पे काम करें। ठीक है, चाबहार पे काम करने के 90s में हायर किया था। प्लान देखे 90s का प्लान आज आके 2017 में इन्होंने पायतकमील तक पहुंचा दिया। और इसकी बुनियाद रखी है, ये भी पायतकमील तक नहीं की करोड़ों में इन्होंने, लेकिन बुनियाद रखी है कि आने वाले वक्तों में उनको पता है कि अपना इनकम कहाँ से जनरेट करना है। तो जहाँ इंडिया वो कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान का एक्सेस हासिल नहीं कर सकता या हम इजाज़त नहीं दे रहे हैं, तो इसका सरासर नुकसान हमें है और इंडिया को हमेशा से फ़ायदा है। यहाँ से जाएगा 10 पैसे पे हमें पे करेगा, वो चला जाएगा। जब वो डायरेक्ट चाबहार से जाएगा तो उसका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है, तो उसको वो फ्री कर देंगे, तो उनका फ़ायदा ही फ़ायदा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आए दिन जो है इंडिया के जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके साथ टर्म्स बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं, इंडिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के आए दिन जो है ताल्लुकात मुस्लिम कंट्री के साथ ही ख़राब हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान के साथ देख लें, ईरान के साथ देख लें, इसकी क्या वजह नज़र आती है? मतलब हम अपना फ़ायदा करने के बजाय अपना दिन ब दिन नुकसान करते जा रहे हैं, इस मुल्क का बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं। हमारी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ मेरा ख्याल है स्टेबल होना तो दूर की बात है, बेहतरी की तरफ ही नहीं आ रही। इम्पोर्टेंट ये है कि बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ को छोड़ दें। आप बुनियाद या आप मिसाल क्यों नहीं रखते? एक आपको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि देखिए जी, इंडिया के साथ हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, इंडिया के साथ ट्रेड खुलना चाहिए, इंडिया के साथ दोस्ती होनी चाहिए। जहाँ पे इंडिया सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं तो साइन ऑफ पीस है, लेकिन उससे हट के हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर रखना नहीं चाहते। ये डुअल जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इसकी समझ से मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कर क्या रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपको हमेशा से लीज पे, हमेशा से लो टैक्स पे चीज़ें आपको अपने अंदर आने चाहिए, फर्म्स आने चाहिए, काम करें, तभी जाके बड़े बड़े करोड़ों में कंपनीज, अरबों में कंपनीज जाके काम करेंगे। लेकिन आप स्टार्ट में ही छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को आने नहीं दे रहे हैं, तो बड़े प्रोजेक्ट्स में खाक आना है। और उससे भी ज़्यादा आपके मुल्क के अंदर अपने मुल्क पर फोकस करने के साथ साथ अगलों पे फोकस करते हैं कि यार किसके साथ किस तरह से निभानी है। हमें निभाना नहीं आता किसी भी मुल्क के साथ। $10 आपके मुल्क में कोई इन्वेस्ट करे तो यार आप $2 का फ़ायदा तो दे दो। हमारी कोशिश है, जिस तरह के हमारे ऊपर ये मुसल्लत हुए हैं, तो करंट मौजूदा हुक्मरान हमारे, इनको तो समझ ही नहीं आ रहा इन्होंने करना क्या है। इनके तो अपने हालात नहीं संभल रहे, इनके इंडिया के साथ क्या ताल्लुकात बेहतर करने, ईरान के साथ क्या ताल्लुकात बेहतर करने, अफगानिस्तान के साथ क्या ताल्लुकात बेहतर करने। एक विजिट होता है, उसके बाद आपकी खबर स्मैश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसके बाद मुड़ के कोई बात ही नहीं करता। मेरा ख्याल है ये इंडिया के साथ ताल्लुकात खुद ही बेहतर नहीं करना चाहते, क्योंकि जब इन्हें अपना मुफाद होता है ये इंडिया से पावर प्लांट भी मंगवा लेते हैं, लेकिन अवाम के लिए ये गंदम भी नहीं मंगवा सकते। अभी आपको पता है कि RSS के जो जमात के लीडर हैं, उन्होंने पिछले दिनों कहा कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमसे बात करती है या मदद के लिए कहती है तो हम पाकिस्तान को 25 से 50 लाख टन गंदम दे सकते हैं। अब आप देखें कि जितनी भी कंट्रीज पर बुरा वक्त आया, श्रीलंका पे, अफगानिस्तान पर, इंडिया ने बढ़ चढ़ उनकी मदद की है, लेकिन एक सिर्फ पाकिस्तान है जिसकी वो कभी मदद नहीं करता, और मदद करना चाहता भी, उनकी तरफ से बयानात आते भी हैं, लेकिन यहाँ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं जाता। इसमें एक चीज़ अहम है कि हमारी जो तारीख़ है ना, उसको थोड़ी सी ठीक करने की ज़रूरत है। तारीख का तो पता नहीं है सर, तारीख पता नहीं आप कब ठीक करेंगे, नहीं करेंगे और कैसे होगी, आई डोंट नो। लेकिन आपकी सरकार कितनी बेवकूफ़ है, इसका एक सबसे ताज़ा उदाहरण देता हूँ। जो संघाई कॉरपोरेशन है, SCO, उसकी मीटिंग थी चीफ जस्टिस की, मतलब जो भी उस देश में शामिल है, उसमें पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, चाइना भी है, उसके चीफ जस्टिस, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनको आना था इंडिया, क्योंकि इस बार SCO की बैठक इंडिया में ही हो रही है, जैसे G20 की हो रही थी। तो चलिए G20 में तो पाकिस्तान शामिल नहीं है, नहीं आया, वो अलग बात है, नहीं बुलाया गया, लेकिन SCO की बैठक में बुलाया गया, भारत की सरकार की तरफ से कहा गया है। इसके बाद फॉरेन मिनिस्टर्स की भी मीटिंग होनी है SCO के। आप सोचिए कि आपके पाकिस्तान में कल ही कहा गया, आज ही शायद मीटिंग थी, और कल कहा गया कि जी हमारे चीफ जस्टिस नहीं जाएंगे दिल्ली मीटिंग में अटेंड करने। तो किसका नुकसान कर रहे हो? बिलावल भुट्टो को भी आना है, उनको भी मैसेज गया है कि भाई फॉरेन जो मिनिस्टर्स हैं SCO के, उनकी भी मीटिंग होनी है अभी आने वाले कुछ टाइम में, लेकिन अभी तक उस पर कोई जवाब नहीं आया, और मुझे 100% यकीन है कि पाकिस्तान की तरफ से नहीं भेजा जाएगा। तो आप सोचिए कि इंडिया ने तो आपको ऑफर किया कि आइए, बैठिए, शामिल होइए, आप नहीं आ रहे हैं। जिद किसकी है? विजनलेस कौन है? आप हैं। तो उसका ठीकरा हमारे ऊपर मत फोड़ा कीजिए। सारी की सारी गलतियां आप लोगों की हैं। हम तो बुला रहे हैं, आप नहीं भेज रहे हो।
एससीओ की बैठक में आप नहीं आएंगे। चीन से भी हमारा बवाल चल रहा है, चीन से भी हमारा संघर्ष चल रहा है, लेकिन चीन के विदेश मंत्री आए ना, G20 में भी आए और एससीओ की मीटिंग में भी आएंगे, वहां के भी चीफ जस्टिस यहां पे आएंगे। लेकिन पाकिस्तान नहीं जी, हम तो अकड़ में हैं, हम तो जिद में नहीं करेंगे जी। मत करो भाई, नुकसान किसका हो रहा है? ना इंडिया का हो रहा है ना किसी और का हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान हो रहा है। आप आइसोलेट होते जा रहे हो, आपकी आइसोलेशन बढ़ती जा रही है, या इनफैक्ट आइसोलेट हो चुके हो पूरी तरह, और जो रही सही कसर है वो आप ही लोग पूरी कर रहे हो। नहीं आएंगे जी, मत आओ। ठीक है, हमारी सेपरेशन हुई है, ठीक है, लेकिन उससे हट के आपका 71 की जंग उसको आप देखें, कारगिल की जंग उसको आप देखें, सिर्फ इन दो को आप देखें ना, वहाँ पे लूप होल्स आपको नजर आएंगे। लेकिन मिला क्या बदले में? 99 में आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। उनको क्या मिला? कुछ भी नहीं। वही जंग, वही आपके असलहा, पैसा, गुर्बत, खते गुर्बत की जो लकीर है उससे और लोग नीचे आ गए। आप माशी तौर पे मजबूत नहीं हो सके, आप ताल्लुकात बेहतर करना दूर की बात, आप मेंटेन नहीं रख सके। ठीक है, तो 71 की जंग को देखें आप, 99 की आप जंग को देखें, तो हमेशा से उनकी बुनियाद पे अगर चलें तो हमारी दुश्मनी हमेशा कायम रहेगी, दोस्ती कभी कायम नहीं रहेगी। कोशिश करनी चाहिए हमारी हुकूमत को कि पिछले जो भी हुआ है उसको कीपिंग असाइड आप एक नए टर्म्स पॉलिसीज़ बनाएं, ताकि हर मुल्क के साथ एक आपकी बायलैटरल रिलेशंस हो। अब इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूं, अब जहां तक ये पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की दोस्ती इंडिया के साथ हो बायलैटरल, पाकिस्तान की दोस्ती अफगानिस्तान के साथ हो बायलैटरल। अब पाकिस्तान छोड़ें, इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान ट्राइलेटरल रिलेशंस पे काम कर रहे हैं कि ट्राई कब बना के हम किस तरह से काम कर सकते हैं। ये इंडिया अगर ईरान के साथ मिल जाता है, ईरान अफगानिस्तान के साथ मिल जाता है, तो हमें ऑलरेडी पता है कि अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे फसादात, दंगे फसाद और ये धमाके वगैरह हो रहे हैं, या दहशतगर्दी का हमें खतरा है। तो लेकिन हम उसका जिम्मेदार भी जो है ना इंडिया को ठहराते हैं कि इंडिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो अफगानियों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़का रहा है, इसलिए अफगानिस्तान पाकिस्तान में ही सब कुछ कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि इसी के अंदर अगर आप अपना रूट देते हैं तो हो सकते है वो आपके लिए कोई सॉफ्ट टारगेट रखें। होता है हर मुल्क के अंदर, ये नहीं कि अमेरिका के अंदर कोई जंग फसाद या आपको अब सबको पता है, जर्मनी के अंदर आप देखें सबको पता है, एवरीवन इज देयर, वॉर हमेशा से अरूज और जवाल आता रहता है। लेकिन आपकी एक मुस्बित सोच से आपकी कंट्री 10 कदम आगे जा सकती है। लेकिन कोई सोचने वाला हो, कोई फिक्र करने वाला हो, जिसको अपनी फिक्र पड़ी हो, वो दोस्ती किसी और मुल्क से रखे, वो उनसे कोई अच्छी की उम्मीद हम नहीं रख सकते हैं। तो इनको अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, दिन फिर किसी इंडिया के साथ और फिर अफगानिस्तान के साथ, दिन ईरान के साथ करने चाहिए। सैंक्शंस 2023 में ख़त्म होंगे ईरान के ऊपर जो अमेरिका ने लगाए हुए हैं, लेकिन उसके बाद क्या है, इंडिया ने 90s में अपने रिलेशन उनके साथ बेहतर करना शुरू किए। 2016 में नरेंद्र मोदी ने वहाँ विजिट करके अपना एक आने वाले प्लान का एक मैप हमें उन्होंने प्रोवाइड किया। उसके बाद 2017 में वहाँ पर इनॉग्रेशन की। इनके ताल्लुकात आए दिन बेहतर, जबकि हमारे ताल्लुकात आए दिन बदतर होते जा रहे हैं। इस पर हमें खुद पे रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। आपका नाम? मेवन जमान, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आपको पता है कि पिछले साल भी ये वाले भाई साहब अभी एक वीडियो में आए थे, शायद कैटलिस्ट रिकॉर्ड वाले वीडियो में थे, आई थिंक, जहां तक मुझे लग रहा है। यस, भी इंडिया ने अफगानिस्तान की मदद की, उन्हें 50 लाख टन गंदम देकर। इस बार फिर इंडिया जो है अफगानिस्तान की आवाम को 20 लाख टन गंदम जो है वो भेज रहा है, लेकिन इस दफ़ा वाया पाकिस्तान नहीं, वाया ईरान बंदरगाह। क्या कहेंगे आप? तो ये ऐसा है कि हम अपनी मिट्टी जो है वो ख़ुद पलीत कर रहे हैं कि अभी हमारे ये अच्छी बात नहीं है हमारे लिए कि अगर हम पहले तो इसमें इस्लाम का काट के ले, तो मुसलमान हम भी हैं, हमसे ज़्यादा मुसलमान जो वो एक थ्योरोक्रेटिक स्टेट है, इस्लाम के नाम पे चलते हैं, तो इस मुसलमान वो भी हैं, ईरानी भी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो दरमियान से निकल गई। फिर अगर हम बात करें तो हम, क्योंकि मैं ये यकीन रखता हूँ कि जहाँ तक मुल्क में तकरार हो सकते हैं, आप चाइना को ले लें और इंडिया को ले लें, उनके दरमियान में भी लद्दाख के रीजन पे मसला चल रहा है। इसी तरह हमारे और इंडिया के दरमियान कश्मीर पे मसला चल रहा है। लेकिन आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होती है वो इंडिया और चाइना के दरमियान होती है, हमारे और इंडिया के दरमियान कुछ नहीं होता। तो आप हमारे मुल्क के फाइनेंशियल हालात देख ले, कोई जीडीपी तो आजकल शदीद इन्फ्लेशन 280 पे तकरीबन डॉलर पहुंच गए, 280 पे डॉलर पहुंच गए, और फिर भी हम इस पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं कि हम इंडिया को रास्ता दे या ना दे, जो कि टैक्स है। ये दुनिया पॉलिटिक्स से चलती है, ग्लोबलाइज दुनिया आजकल वो नहीं है कि रसूलुल्लाह फरमाते थे कि जो तमाम मुसलमान है वो एक कौम है।
अभी दुनिया ग्लोबलाइज हो गई है। अभी आपके सामने हिंदू खड़ा हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जिस दीनों मसलक का भी हो, आपको उससे फ़ायदा मिल रहा हो और आप उसे फ़ायदा दे सकते हो। आपने आगे बढ़ना चाहिए। आप अभी अफ़गानिस्तान की मिसाल दें। अफ़गानिस्तान ने खुद 40 साल जंग लड़ी है। हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। हमने ह्यूमन डेवलपमेंट को छोड़कर हमने इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में की? मिलिट्री में हमने इन्वेस्टमेंट की है, सिर्फ इसलिए कि इधर एक तालिबान की हुकूमत आ जाएगी, हमें फ़ायदा देगी। अच्छा, फ़ायदा अभी हमें किस तरह देगी? गरीब को कोई फ़ायदा नहीं देता। अभी हम एक गरीब मुल्क है तो हमें वो खाक फ़ायदा देंगे। हमारे अभी भी उनके साथ मसले चल रहे हैं और दूसरी तरफ से उनको हिंदुस्तान जो है सारे गंदम वगैरह देकर उनके साथ अपने ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं। यही तो बात मैं आपको कह रही हूँ कि जब पूरी दुनिया इंडिया से अपना फ़ायदा उठा रही है, अपने अपने मफादात निकाल रही है, तो हम अपने हमसाए मुल्क इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करके अपनी मुल्की हालात को बेहतर क्यों नहीं कर लेते? तो ये सर जी मसला है, क्योंकि अभी हम क्या करते हैं, हम डेवलपमेंट के पीछे नहीं जाते, हम लीडरशिप के पीछे जा रहे हैं और मुल्क में लीडर हैं नहीं। अब देख लें, मुशर्रफ साहब आए थे, वो क्या किया? तो वो वाजपेयी साहब के साथ बैठ गए थे और कश्मीर का मसला तकरीबन हल हो गया था। क्योंकि कश्मीर का मसला जिनको पता होगा इस तरह एक्सट्रीम लेवल पे है कि एक एब्सोल्यूट पावर जो हो मुल्क में, मुशर्रफ एक टाइम पे प्रेसिडेंट भी थे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सब कुछ, दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल बंदों में उसका नाम आता था। उस जैसा बंदा इंडिया का मसला हल कर सकता था, साइन होने वाला था, फिर पता नहीं किस वजह से रह गया था। अभी इमरान खान आ गया है। इमरान खान क्या कर रहे हैं? वो अपनी पॉपुलरिटी किस तरह बढ़ा रहे हैं? इंडिया के खिलाफ कश्मीर का नाम ले रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ। नरेंद्र मोदी अपने कौन सा कार्ड खेल रहे हैं कि हाँ पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो बजाय इसके, और नरेंद्र मोदी अगर पाकिस्तान के खिलाफ बातें भी कर रहे हैं, वो अपने मुल्क को तरक्की से गामजन भी कर रहा है। आप उसको मुल्क को देखें, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, हर इन्वेस्टर वहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर रहा है। कौन सी ऐसी कंपनी नहीं है, कौन सा ऐसा इन्वेस्टर नहीं है जो इंडिया में ना बैठा हो? हम अगर कश्मीर का कार्ड खेलते हैं, लेकिन हम अपनी कुर्सी की जंग लड़ रहे हैं। हमने जो है इंडिया से कुछ नहीं सीखा। नरेंद्र मोदी अगर पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी करता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका मुल्क तरक्की कर रहा है, लेकिन हमें बहुत फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं आपसे इस बात पे एतराज़ करूंगा कि हिंदुस्तान तरक्की कर रहे हैं। अच्छा। हिंदुस्तान के चंद ख़ानदान हैं, चंद इलीट्स हैं। देखिए, एक मुल्क में होते हैं रिच होते हैं, कुछ होते हैं पुअर होते हैं। अच्छा। रिच टू पुअर रेशो, उधर गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर तर हो रहा है। उसके मुताबिक मुकाबले आप पाकिस्तान देख ले, पाकिस्तान में उसके मुकाबले रिच टू पुअर रेशो बहुत बेहतर है। अच्छा। डेवलपमेंट के लिहाज से आप हिंदुस्तान जाएंगे तो अंबानी के घर के साथ एक झोंपड़ा लगा होगा। सही है, उधर ये है। इधर ये है कि काफ़ी इलाके अर्बनाइज हो गए हैं, काफ़ी देहात जो है वो शहर बन गए। तो और उसकी वजह ये है क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान की फिर भी बात करते हैं, उधर भी कोई पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है। एक अगर हमारी सबसे बड़ी फजूल पॉलिसी है वो तो यही है कि हम एक छोटा मुल्क है, इसलिए हम पे जल्दी बस थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो मिलिट्री हम पे हुकूमत डाल लेती है। वो अलग एक कंट्रोवर्शियल बात है। लेकिन हिंदुस्तान में आप देख ले तो एक दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलेशंस में से एक पॉपुलेशन है, उनका सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो बहुत बड़ी मार्केट है, आप कोई भी चीज़ उधर बेचते कोई ना कोई उसका ख़रीदार मिल जाएगा आपको। तो जब मार्केट बड़ी होगी, आप चाइना देख ले, रशिया देख ले, इंडिया देख ले, कोई भी दुनिया की बड़ी मार्केट आप देख ले, तो उनको इस तरह इकॉनमी बढ़ती जा रही है। बल्कि मैं आपको ये कहूँगा कि हिंदुस्तान अपने पोटेंशियल के मुताबिक अभी भी परफॉर्म नहीं कर रहा। आपको लग चलिए, ये बात अलग है। आप ये कह रहे हैं कि जी कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। आपने हिंदुस्तान देखा? आपने भारत की डेवलपमेंट देखी? आपने भारत के शहर देखे? एक शहर बता दो पाकिस्तान का जो भारत के किसी एक जो टॉप के शहर है उनके बराबर हो। आप डेटा की बात करते हैं। आपने बात की, आपने वो पर कैपिटा इनकम की बात की है। हमारा पर कैपिटा इनकम कितना है और आपका पर कैपिटा इनकम कितना है? बहुत बड़ा फर्क है सर, और इसी से तय होता है। आपने आईएमएफ की रिपोर्ट देखी है? आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है कि हमने 400 मिलियन से ज्यादा लोगों को पिछले 15 साल में गरीबी रेखा से हटा दिया है। वो गरीब नहीं रहे अब, जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक। आईएमएफ की रिपोर्ट या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि जी 6 से 7% ही गरीबी आपके यहाँ भारत में बची है। 6 से 7%, वो भी तब जब हम 130 करोड़ आबादी वाला मुल्क हैं। आप सिर्फ 22-25 करोड़ हो, और आपके यहाँ गरीबी कितनी है? आपके ही इकोनॉमिस्ट की बातें मैं सुनवा देता हूं, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि आप जो कह रहे हो वो कितनी बेसलेस बातें हैं। सुनिए। पॉवर्टी लाइन से नीचे जो हैं वो अबाउट 35% है ऑफिशियली, ठीक है। उसके ऊपर भी आगे 35% जो है वो गरीब हैं। वहाँ क्राइसिस आया है फ्लड्स की वजह से। पहले वो बनाते थे और खा लेते थे, अब वो भी डूबे हुए हैं। तो वो टोटल को 12 मिलियन लोग हैं जिनके लिए आपको अनाज चाहिए, खाना चाहिए।
इसके ऊपर ये 70-75% लोग तो आपकी पॉपुलेशन ये है जिसका हाल कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपने स्ट्रेटजी नहीं है, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है इनको मॉडर्न कैपिटलिस्ट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स में लाने की। सुन लिया आपने? तो पहले जाके डेटा इकट्ठा कर लीजिए, जानकारी ज्यादा इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद ये एलिगेशंस लगाइए। गरीबी हर जगह है, गरीबी तो अमेरिका में भी है, गरीबी तो अमेरिका में भी है। अमेरिका सुपर पावर है, दुनिया का सबसे पैसे वाला देश है और ये है और वो है, लेकिन गरीबी तो वहां भी है। लेकिन हम गरीबी को मिटाने के लिए काम कर रहे हैं और इसकी बड़ी तारीफ की गई है पूरी दुनिया में कि हमने गरीबी मिटाने के लिए जिस तरह से काम किए हैं, जिस तरह की पॉलिसीज लेकर आए। आप बताओ ना, उस देश का आदमी कह रहा है जहां पे कोई पॉलिसी नहीं है, जो भिखमंगा हो चुका है देश, जहां पे गरीबी 75% 70% से ऊपर हो चुकी है, उस देश का आदमी कह रहा है कि जी इंडिया की पॉलिसीज अच्छी नहीं है। लगता है कि इंडिया अपनी आबादी के मुताबिक जो है वो उतनी ग्रोथ नहीं कर रहा, उतनी डेवलपमेंट नहीं उसमें हो रही, वो उतना जो है तरक्की नहीं कर रहा? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनको इससे बहुत ज़्यादा आगे निकलना चाहिए। उसमें अभी भी आप जिन इलाकों के मुंबई, दिल्ली, ये इलाके ज़्यादा तरक्की याफ्ता होंगे, लेकिन उधर पंजाब में, यूपी में ऐसे इलाके मौजूद है जहाँ पे शदीद ख़राब हालात में इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। आपको आपने नाम भी क्या लिया? यूपी का नाम लिया। आपको आइडिया नहीं है कि यूपी में लोग कैसे रहते हैं। यूपी का एक शहर है नोएडा, जहां पे मैं रहता हूं। मुझे लग रहा है कि इसकी जी टोटल जीडीपी होगी ना नोएडा की, वो आपके पाकिस्तान के आधे से ज्यादा जीडीपी का होगा, आपके पूरी कंट्री के बराबर, आधे के बराबर हो जाएगी, उससे ज्यादा ही हो जाएगी। किस दुनिया में हो सर, किस दुनिया में हो? 1 लाख करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट हो रही है यूपी में। यूपी वैसे ही पहले भी मैन्युफैक्चरिंग हब रहा है, इंडस्ट्री का बेस रहा है। कैसी बात कर रहे हो आप? पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक ये बताया गया है कि इंडिया में जो पॉवर्टी रेट है वो बहुत कम हो चुका है और पाकिस्तान का पॉवर्टी रेट दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो आपको लगता है कि हम इन रिपोर्ट्स को भी डिनाई कर सकते हैं? बिल्कुल डिनाई कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हम इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स होती हैं वो फॉर्मल इकोनॉमी पे बेस्ड होती है। आपको पता है हमारे इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट ये है, जो अफगानीज इधर हैं पाकिस्तान में, वो रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा। उनकी इकोनॉमी इनफॉर्मल है, वो इनफॉर्मल कपड़ा ट्रेड करते हैं। अभी हम टॉपिक से बहुत ज़्यादा हट गए हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है वो, चलिए अब कम उबेश बातें हो गई, अब इसको यहीं पर रोकते हैं। तो ओवरऑल जो बातचीत हुई, वो ओवरऑल बातचीत ये हुई कि भाई अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया के रिलेशन जो है वो बेहतर हो रहे हैं, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए, क्योंकि ईरान भी मुस्लिम कंट्री है और अफगानिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है, तो पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है, तो इनके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, लेकिन हुआ उल्टा। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप पॉलिसीज़ और थिंकिंग और इसकी बात कर रहे थे ना अभी, आप जाकर गूगल पर सर्च करिए कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्या है। पाकिस्तान को ऐसा बाईपास किया गया है इंडिया के द्वारा, रशिया के द्वारा मिलकर, कि आपको आइडिया नहीं है। इंडिया, रशिया, अजरबैजान, आपका ईरान, वो रास्ता शुरू हो चुका है। उसमें थोड़ा बहुत काम बाकी है, वो बहुत तेजी से हो रहा है। आप जाके पता करिए, मॉस्को से सामान चला और वो बॉम्बे पहुंच गया इसी कॉरिडोर के जरिए। इसमें रेल नेटवर्क भी है, इसमें रोड नेटवर्क भी है, इसमें सी नेटवर्क भी है, और ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और पाकिस्तान बाईपास है, इसका फ़ायदा अफगानिस्तान को भी मिल रहा है। चाबार से चीज़ अब वहाँ पहुँच के वहाँ से सीधे पहुँच जाएगी, हमें ज़रूरत ही नहीं पाकिस्तान की। और पिछली बार जब हमने वीट भेजना था तो पाकिस्तान ने कितने नखरे किए, पाकिस्तान ने कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की। उनको जल्दी ज़रूरत थी, तालिबान को जो शासन कर रहे हैं वहाँ पर कब्जा किए हुए हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत थी अफगानिस्तान के लोगों को, और ये देर पर देर किए जा रहे थे। तो वो भी जानते हैं, समझते हैं, सब समझते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो लालच में डूबा हुआ है, उसको सिर्फ लालच चाहिए, और वो लालच ऐसे काम नहीं करेगा। अब तो ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया ने भी, जो ट्राइका की बात कर रहा हूँ, ट्राइका नहीं, उससे बहुत आगे की चीज़ निकल चुकी है। 12-15 देश हैं इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में। आप जाके पढ़िए तो सही, तब तो आपको पता चलेगा। आप रिपोर्ट्स को ऐसे ही कहेंगे नहीं, मैं नहीं मानता रिपोर्ट्स को, मत मानो जी। आपके मानने न मानने से कुछ नहीं होता। रिपोर्ट्स फैक्चुअल बेस्ड होती हैं, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, और उनकी रिपोर्ट है कि इंडिया जो है बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, गरीबों को हटा रहा है, गरीबों को उनका स्टैंडर्ड अप कर रहा है। आपको मानना है, मानिए, नहीं, कोई हमारी सेहत के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? हमारी सेहत के ऊपर क्या फर्क पड़ता है?
तो भाई जाइए, पढ़िए और देखिए। और कुल मिलाकर आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि ये जो गठबंधन है हमारा और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया, ईरान या अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है, अब ये बढ़ रहा है। सेंट्रल एशिया में हमने बहुत अच्छा काम किया है, सेंट्रल एशिया के कई देशों से हमारे संबंध बहुत अच्छे हुए, वो भी इसमें इच्छुक दिख रहे हैं इसमें शामिल होने के लिए। जाहिर सी बात है उनका फायदा होना है। जिस देश में जो चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है वो दूसरे देशों को बेचेंगे, और अगर उनको लग रहा है कि हमारे देश में ये चीज़ कम हो रही है तो वो इंपोर्ट करेंगे, और इसके लिए हम कॉरिडोर उपलब्ध करा रहे हैं, सारे देश मिलकर उपलब्ध करा रहे हैं। कारोबार बढ़ेगा, जाहिर सी बात है कमाई बढ़ेगी, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि आप लोग विजनलेस हो, आप लोग के पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई कुछ दूर की सोचता नहीं है, बस अपनी जेब भर जाए, आज जेब में $500 आ जाए, बस वही काफ़ी। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।